नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज है 4 मई, तो मैं हाजिर हूँ आप सबके बीच में 4 मई के करंट अफेयर को लेकर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अपने प्रयासों से ही प्राप्त होता है। बिल्कुल। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो वो इतना बुद्धिमान नहीं होता, उसको पता नहीं होता है चीज़ों के बारे में। ठीक है, वो धीरे धीरे लाइफ में एक्सपीरियंस करते करते और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए ही, अपने प्रयासों को बढ़ाते हुए ही, सीखते हुए समझते हुए ही ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है, इसी विचारधारा के साथ में चलिए हम भी कुछ ज्ञान प्राप्त करें। अपने डेली करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करती हूँ मैं। और कहाँ पर सबसे पहले जो कोयला माइनिंग है भारत में स्टार्ट करी गई थी, तो जो रानीगंज वाला क्षेत्र है, जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है, वहां पर स्टार्ट किया गया था, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के एरिया में आता है। दामोदर नदी है उसके किनारे ये स्थित है। भारत में जो कोयला खदान में श्रमिक काम करते हैं, उनके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। वो कौन कौन से अधिनियम है, थोड़ा उनकी जांच पड़ताल हम कर लेते हैं। तो देखिए, खान अधिनियम 1952, खान नियम 1955 और कोयला खान विनियमन 1957। इन तीनों एक्ट्स के द्वारा जो कोयला की खदान में काम करते हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, उनके जीवन सुरक्षा के लिए, उनके हेल्थ केयर के लिए और साथ में ही उनके जो काम करने के अधिकार हैं, इन सभी विषयों के बारे में कानून बनाए गए हैं। जैसे कि मजदूरी कैसी होनी चाहिए, उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो मुआवजा किस हिसाब से मिलना चाहिए, मालिकों का क्या अधिकार है और उनका क्या रोल होना चाहिए, ठीक है ना, और श्रमिकों को क्या अधिकार है, और कारखाने के द्वारा या कंपनी के द्वारा क्या मिलना चाहिए, कौन से अधिकार मिलने चाहिए, इन सभी विषयों के बारे में उल्लेख किया गया है इन कानूनों के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के बारे में, जो हर साल 4 मई को मनाया जाता है। और इस बार भी 4 मई को हम इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। अच्छा देखिए, ये हम मनाते क्यों है, उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो ये बताई जाती है कि ऑस्ट्रेलिया की जो झाड़ी थी उसमें आग लग गई थी 2 दिसंबर 1998 को, यानी 1998 को। तो इसके लिए जो फायर फाइटर्स थे वो उनकी टीम गई थी और वहां पर 5 जो फायर फाइटर्स थे उनकी डेथ हो गई थी इस आग को बुझाते समय, है ना। तो उनके बलिदानों को याद करने के लिए ये डिसाइड किया गया था कि 1999 से हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाएगा। इस डे को हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं कि जो हमारे फायर फाइटर्स हैं, जो कहीं पर आग लग जाती है तो तुरंत गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं, हमने देखा भी है टीवी में, न्यूज़ में, और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए लोगों की रक्षा करते हैं। और जो सार्वजनिक सामान है, घर है, परिवार है, उनकी भी इनके द्वारा रक्षा करी जाती है। तो उनके जीवन को याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड फाउंडेशन डे। ठीक है, इसका स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान का 2 मई को नई दिल्ली में। और इसका किस नंबर का स्थापना दिवस था, फाउंडेशन डे था, तो 60th नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है।
अच्छा, IIFT के कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर सतेंद्र भाटिया है। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वर्गीय HD शौरी थे। संस्थापक कौन थे? तो HD शौरी थे। और HD शौरी को इस संस्था का के पिता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने आदर्श वाक्य दिया था अपनी संस्था के लिए, उत्कृष्टता जीवन का एक तरीका है। देखिए, जो HD शौरी जी थे, उनके द्वारा क्या वाक्य कहा गया था, क्या गुड आदर्श वाक्य बोला गया था अपनी संस्था के लिए? तो एक्सीलेंस इज अ वे ऑफ लाइफ। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो ये IIFT है, ये स्पेशली हमारे देश का जो बिजनेस स्कूल्स है, उसमें बिजनेस स्कूल्स में इसकी बहुत अच्छी रैंकिंग है और हमारे देश के स्किल्स डेवलपमेंट के लिए छात्रों को तैयार करने का काम करती है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी IIFT के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1963 में। किसके द्वारा? हमने अभी बोला, HD शौरी जी के द्वारा। और स्पेशली स्किल निर्माण के क्षेत्र में काम करती है और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है। और साथ में आपको मैं बता दूं कि 2002 में इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। इसके आपको जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट है, कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? तो दिल्ली, कलकत्ता और काकीनाडा में। ठीक है। और इस समय प्रेजेंट में इसके कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर सतेंद्र भाटिया। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा रैंकिंग जारी करी गई टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट जो टीम है उसके लिए। तो उसमें भारत नंबर 1 पर आ गया है। ठीक है। यानी जो ये टेस्ट रैंकिंग जारी करी गई है, इसमें भारत जो है 121 अंकों के साथ में फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड नंबर पर इंग्लैंड है। ठीक है। और फोर्थ नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है और फिफ्थ नंबर पे कौन है? तो न्यूजीलैंड है। Rohit Sharma led India has overtaken Australia to become the number 1 test team in the latest ranking released by the International Cricket Council on 22 May. Okay. देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, इसको पहले इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में जाना जाता था। ठीक है ना। और बाद में इसका नाम यानी 1989 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC कर दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया था। अब इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में हो गई थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के द्वारा। और स्पेशली ये पूरी दुनिया में क्रिकेट के लिए, क्रिकेट को समर्पित एक परिषद है, जो क्रिकेट के नियमों को बनाती है, उसको नियंत्रित करने का काम करती है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए कार्यवाही करने का भी काम करती है। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में देखने को मिलेगा। पैराग्वे के लिए नए राष्ट्रपति चुने गए हैं सैंटियागो पेना। ठीक है। ये पेशे से एक अर्थशास्त्री हैं। पैराग्वे के बारे में बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और एक पैराग्वे क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है कि इसकी जो सीमाएं हैं वो चारों तरफ स्थलीय होती हैं, यानी कि स्थल से, जमीन से जुड़ी होती हैं। और ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है अर्जेंटीना से, ब्राजील से और बोलीविया से। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना शुरू करी है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या है, किसके बारे में है ये योजना, किसको लाभान्वित करेगी, ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा बजट सेशन अभी रिलीज किया गया था 2023 और 24 का, उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा इस बजट सेशन में इस योजना के बारे में बात करा गया था। स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ब्रांच है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना। यानी जो व्यय का विभाग है, एक्सपेंडिचर का विभाग है, उस वो जो है इस योजना को लेकर आए हैं, जिसका नाम है विवाद से विश्वास फर्स्ट। और ये किसको रिलीफ देने के बारे में बात कर रहा है? ये कह रहा है कि ये रिलीफ प्रोवाइड कराएगा MSMEs को, यानी जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, कोविड-19 के टाइम में जिनकी स्थिति खराब हो गई थी, उनको रिलीफ प्रोवाइड कराने का काम किया जाएगा इस
योजना के माध्यम से, जिसका नाम है विवाद से विश्वास। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी जो व्यय का विभाग है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में बजट सेशन 2023 और 24 में बोला गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ओके, क्लियर है सबको? अब इसमें स्पेशली जो कोविड का टाइम पीरियड था उसमें हमने देखा था कि जो हमारे एमएसएमईज थे उन पे गाज गिर गई थी। गाज गिर गई थी मतलब ये है कि किसी भी तरीके से उनके जो काम थे वो नहीं हो पा रहे थे, बिल्कुल ठप हो गए थे। जो कर्मचारी थे उनको नुकसान हो रहा था, तो उन्हीं की भरपाई का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि एमएसएमईज को फिर से ग्रो अप कराया जा सके और जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें इनके रोल को एक सही स्थान दिया जा सके। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा? मंत्रालय बोली सुरक्षा, कोविड महामारी के दौरान जो जब्त किए गए, काटा गया जो भी नुकसान था, प्रदर्शन सुरक्षा, इन सब में लगभग 95% की छूट दे रही है, यानी 95% तक की भरपाई करेगी। अच्छा, जैसा कि मैंने बता ही दिया कि लगभग जो भी इनका नुकसान हुआ है, एमएसएमईज का नुकसान हुआ है, उनका लगभग 95% का हिस्सा गवर्नमेंट कवर करा देगी, ऐसी बात कही गई है इस योजना के तहत। अच्छा, ये उन्हीं संस्थाओं को, उन्हीं सेवाओं को लाभ दिया जाएगा जो रजिस्टर्ड हुई हैं एमएसएमईज मंत्रालय के तहत मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम के रूप में। ठीक है ना, यानी रजिस्टर्ड होनी चाहिए ये संस्था या कंपनी। ओके, देखिए, संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया जा रहा है। जेल में बंद है 3 ईरानी महिला पत्रकार हैं, जिनके नाम की घोषणा करी गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2 मई को। ठीक है ना, और ये 3 कैदी ईरानी जो पत्रकार हैं, महिला हैं, इनके नाम क्या हैं? तो नीलोफर हमीदी, एलाहेह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। स्पेशली ये जो पुरस्कार है ये उन पत्रकारों को दिया जाता है जो सच्चाई और जवाबदेही के साथ काम करते हैं, है ना, उनको याद करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अच्छा, नीलोफर जो है उन्होंने क्या किया? तो देखिए, वहां पर ईरान में कुछ दिन पहले ये काफी ज्यादा न्यूज में था, सुर्खियों में था, जो स्पेशली हिजाब के ऊपर था। ठीक है ना, तो नीलोफर जो पत्रकार है, उन्होंने वहां की एक महिला जिसका नाम है महसा अमीनी। क्या नाम है? महसा अमीनी, जो 22 साल की थी। अ, इसकी जो है पुलिस रिमांड के दौरान डेथ हो गई थी। कब हुई थी? पिछले साल दिसंबर में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? महसा अमीनी की। इनके ऊपर क्या आरोप था? इनके ऊपर ये आरोप था कि जो हेड स्कार्फ था उसको ये ढंग से नहीं पहना था इन्होंने। तो न पहनने की वजह से जो वहां की ईरान की नैतिकता पुलिस थी उसने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और उसी समय उस गिरफ्तारी के जो टाइम पीरियड था और जो पुलिस रिमांड में थी जब ये, तो उसी समय इनकी डेथ हो गई थी। तो इसके बारे में पूरी दुनिया को अवगत कराया था नीलोफर ने। ठीक है ना, और साथ में ये जो एलाहे हैं, जो एलाहे मोहम्मदी हैं, उन्होंने अमीनी के अंतिम संस्कार को कवर कराया था और उसको दिखाया था। यानी जो अमीनी की मौत के बाद ईरान में हमने देखा था कि कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन चले थे ईरान में, कुछ पिछले साल की ही बात है अभी। और तीसरी विजेता जो नरगिस मोहम्मदी हैं, उन्होंने एक पत्रकार के तौर पर काम किया था और काफी सालों तक ईरान की सबसे प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इन तीनों को दिया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ठीक है, 3 jailed Iranian women journalists have won the UN Press Freedom Prize। देखिए, ये जो यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है, इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो 1997 में करी गई थी, स्पेशली उन पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और पत्रकारिता के फील्ड में काम करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए। इसको हर साल 3 मई को दिया जाता है, जब हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उस अवसर पर। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी और इसके पीछे का जो हिस्टोरिकल फीचर है वो क्या है, वो देख लेते हैं। तो देखिए, कोलंबिया की एक पत्रकार थी जिनका नाम था गुइलेर्मो कैनो इसाजा। ठीक है ना, क्या नाम था? गुइलेर्मो कैनो इसाजा। 17 दिसंबर 1986 को कोलंबिया के बोगोटा में उनका जो कार्यालय था और इनका जो समाचार पत्र था एल एल एक्सपेक्टाडोर, और इस समाचार पत्र के कार्यालय के सामने ही इनकी हत्या कर दी गई थी।
तो इनको याद करते हुए भी इस दिन को मनाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सीबीएसई के बारे में, जिसने सीबीएसई के 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और कोडिंग के पाठ्यक्रम को लेकर आई है, जो स्पेशली हमारी नई शिक्षा नीति आई थी 2020 में, उसके तहत जिसकी बात करी गई थी। और इससे क्या होगा, इससे हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको मशीन लर्निंग के बारे में और डेटाबेस जो लर्निंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होगी, जो आगे जाकर इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास लूका ब्रेसेल के बारे में, जिन्होंने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। अच्छा, ये जो स्नूकर विश्व चैंपियनशिप हुई है ये कहाँ पर हुई है, तो क्रिस्पल में हुई है। और इन्होंने किसे हराया, तो मार्क सेल्बी को हराकर ये स्नूकर विश्व चैंपियनशिप जीत ली है लूका ब्रेसेल ने। एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च करा है। एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च करा है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम सबको पता है कि एचडीएफसी प्राइवेट कंपनी है और इसने जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से जोड़ने के लिए डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म के रूप में एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च करा है, जो स्पेशली इनकी सेवाओं को और इनके उत्पादों को पूरे देश में सही तरीके से पहुंचाने का काम करेंगे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन अनाउंसेस गवर्नमेंट ग्रांट फॉर प्रोजेक्ट इन कारगिल। ओके, अब देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, एक योजना चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा, जड़ों की ओर लौटो। ठीक है, कहाँ पर चलाई जा रही है, लद्दाख में। तो इस लद्दाख में, जो लद्दाख का जो कारगिल वाला एरिया है, वहां पर चलाई जा रही है स्पेशली जड़ों की ओर लौटो। तो इसके लिए ही जो ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त हैं भारत में जो ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त हैं जिनका नाम है बैरी ओफेरल, है ना, तो उनकी अध्यक्षता में श्रीनगर में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ही उन्होंने बोला कि जड़ों की ओर लौटो इस परियोजना के लिए एक सरकारी अनुदान प्रदान किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया उच्चायोग की तरफ से। स्पेशली जो इसका मोटिव है क्या है, तो इसका मोटिव ये है कि जो पारंपरिक एजुकेशन है वहाँ पर लद्दाख में और पारंपरिक जो नॉलेज है उसको स्कूली शिक्षा में किस तरीके से मिक्स किया जाए, और जिससे कि वहाँ के कैरिकुलम में मिक्स करने के बाद में, वहाँ के पाठ्यक्रम में मिक्स करने के बाद में बच्चों को किस तरीके से साइंस और पारंपरिक शिक्षा से जोड़ा जाए, इस पृष्ठभूमि पर ये योजना काम करेगी, जिसका नाम रखा गया है जड़ों की ओर लौटो। ठीक है, स्पेशली द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को के जो अलाइंस है, जो एम है, उसको प्राप्त करना इसका मोटिव है। और साथ में ही विच emphasizes increasing scientific engagement among school children from the tribe backgrounds, यानी ट्राइब बैकग्राउंड से, जनजातीय बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं उनको साइंटिफिक नॉलेज दिया जाए, इस विषय पर काम करेगी जड़ों की ओर लौटो, यानी रिटर्न्स टू रूट्स। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं समाजवादी पंडित रामकिशन जी के बारे में, जिनको 97 साल की उम्र में मैन ऑफ द सेंचुरी के रूप में सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है क्योंकि नई दिल्ली में प्रसिद्ध समाजवादी विचारक थे, सांसद थे मधुलिमय। इनकी जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था इनके लिए, और उसी अवसर पर इनको शताब्दी पुरुष या मैन ऑफ द सेंचुरी के रूप में उपाधि दी गई और सम्मानित किया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि राम किशन जी जो हैं एक ऐसे नेता हैं जो जयप्रकाश नारायण से और जो राम मनोहर लोहिया थे उनसे रिलेट करते हैं, और समाजवादी नेताओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। साथ में ही जब भारत में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उस समय उसका विरोध किया गया था और उस समय ये जेल भी गए थे। लोकसभा के सदस्य भी थे 1977 में, और इसके अलावा 1962, 67, 1974 में और 1990 में ये राजस्थान विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। भारत में इन्होंने स्पेशली ट्राइब्स के लिए, दलित्स के लिए और गरीब लोगों के लिए काफी ज्यादा काम किया गया है, और उसके लिए कई बार ये जेल भी जा चुके थे। मधु लिमये के बारे में बात करें तो ये एक भारतीय समाजवादी निबंधकार और कार्यकर्ता थे,
और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि ये राम मनोहर लोहिया के अनुयायी थे, जिनको राम मनोहर लोहिया को हम समाजवादी नेता के रूप में जानते हैं। और ये जॉर्ज फर्नांडिस जो भारत के रक्षा मंत्री थे, उनके काफी ज्यादा करीबी थे। और 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और आपातकाल लगा था, तो उस समय इन्होंने आंदोलन करा था और जनता पार्टी का के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हम सबको पता है कि जब आपातकाल खत्म हुआ था 1975 में, तो उस समय यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट के अलावा भी किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बन सकती है, ऐसा महसूस हुआ था लोगों को। और कांग्रेस की सरकार न बन के जनता पार्टी की सरकार बनी थी, है ना। और इसीलिए हम जो मधुलिमय है उनको याद करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अमिताभ कांत के बारे में। अमिताभ कांत कौन है, पहले तो ये जान लेते हैं। अमिताभ कांत जो भी बुक लिखते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर हो चुके हैं और 2016 से लेकर 2022 तक ये नीति आयोग के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है। अब इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मेड इन इंडिया। क्या बुक का नाम है? मेड इन इंडिया। और इस बुक में स्पेशली, जैसा कि हम सबको पता है कि भारत की आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, तो यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ते हुए भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है ना। तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को लिखा गया है। और भारत का जो व्यापार है, जो उद्यम है, उसकी सफलता को इसमें लिखा गया है कि किस तरीके से व्यापार के और उद्यम के विकास ने भारत को पूरी दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था बनाकर लाकर रख दिया है। किस तरीके से भारत में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है, जिससे इकोनॉमिकल ग्रोथ में हेल्प मिली है। इनके द्वारा और भी बुक्स लिखी गई हैं, तो ब्रांडिंग इंडिया एंड इनक्रेडिबल स्टोरी, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, द पाथ अहेड, ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज फॉर इंडिया। ओके। देखिए, कई बार हमने इन बुक्स की लिस्ट के बारे में चर्चा करी है, तो ये बुक्स की लिस्ट मैंने प्रोवाइड करी हुई है आपके लिए। तो आप इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं कि 2023 में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के बारे में, जिन्होंने एडीसी 151 का पहला सफल परीक्षण किया है। और ये एडीसी 151 क्या है? तो एक तरीके से ड्रॉपेबल कंटेनर है। क्या है? ड्रॉपेबल कंटेनर है, जिसको बनाया गया है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा। और इसका सफल परीक्षण किया गया है 38 एसटी विमान के द्वारा 27 अप्रैल 2023 को गोवा के तट पर। ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड एडीसी 151 बाय डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी। ओके। देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है वैनेसा हडसन को। वैनेसा हडसन किसकी जगह लेंगी? तो ये एलन जायस की जगह लेंगी। अच्छा, क्वांटास एयरवेज क्या है? तो ये एक ऑस्ट्रेलिया की फ्लैग करियर एयरलाइन है, जिसकी स्थापना 1920 में करी गई थी। ठीक है। और ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए जिम्मेदार है। Vanessa Hudson appointed as the new CEO of Qantas Airways Limited, जो ऑस्ट्रेलिया की एक एयरवेज है। उड़ीसा के द्वारा, हम सबको अच्छे से पता है कि उड़ीसा भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन की जिम्मेदारी लेता है, उसके एडिंग की जिम्मेदारी लेता है, मतलब उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो हॉकी टीम है भारत की, महिला या पुरुष, उन दोनों के लिए विकास के लिए काम करती है और उनको आगे बढ़ाने में उड़ीसा का महत्वपूर्ण रोल है। तो इसी फील्ड में हम देख रहे हैं कि उड़ीसा के द्वारा भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन का 2023 तक बढ़ाया गया है। यानी कि जो उड़ीसा सरकार है, उसने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीमों के लिए जूनियर और सीनियर बोथ, है ना, उन सभी के प्रायोजन की जिम्मेदारी ले ली है और इसको बढ़ाकर 2023 से 2033 तक कर दिया है और इसके लिए इन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। और इसकी घोषणा कब करी गई थी? तो
वहां के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। तो उनकी अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उस समय इसकी घोषणा करी गई थी। भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ पर बनाई जा रही है? मुंबई में बनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि नवंबर 2023 तक ये पूरा हो जाएगा और इसको खोल दिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अरब सागर में बनेगा, गिरगांव चौपाटी से लेकर जो मालाबार हिल है उसके नीचे से गुजरेगी और मालाबार हिल में तो लगभग ये 72 मीटर की गहराई तक पहुंचेगी, है ना। इसके ब्यास के बारे में बात करें तो 12.19 मीटर ब्यास है। समुद्र तल से ये 17 से 20 मीटर नीचे है और लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे कवर करती है। साथ में ही मैं आपको बता दूं कि जो गिरगांव से वर्ली की यात्रा 45 मिनट में होती थी, गिरगांव से वर्ली की यात्रा 45 मिनट में जो होती थी उसको लगभग 10 मिनट में कवर कर लिया जाएगा इस सुरंग के माध्यम से, है ना। और 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के अंदर आता है और इसका जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है वहां पर फाइबर ग्लासेस का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये जो टनल बनाई जा रही है ये मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। ठीक है, और जो मुंबई म्यूनिसिपल है यानी बीएमसी है उसके माध्यम से बनाई जा रही है। देखिए, कुछ न्यूज़ है हमारे पास, शॉर्ट में देख लेते हैं। तो जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनका निधन हुआ था 3 मई को और ये भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही डेथ हो गया था। कब हुआ था? 3 मई को 1969 को। ठीक है ना। और 23 साल की जब इनकी उम्र थी तो उस समय इन्होंने कुछ छात्रों और शिक्षकों को लेकर नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी जिसका नाम जामिया मिलिया इस्लामिया कर दिया गया बाद में। यानी जो जामिया मिलिया इस्लामिया है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी के द्वारा करी गई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसने एक इंडेक्स जारी करा है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इसमें भारत 11 स्थान और नीचे खिसक गया है और 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 161 नंबर पर है, यानी भारत 161वें स्थान पर आता है। फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे, आयरलैंड दूसरे पर, डेनमार्क तीसरे पर आता है। अच्छा, जो टेक्सास यूनिवर्सिटी है वहां के वैज्ञानिकों ने नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित करा है। अच्छा, ये एआई क्या करेगा? तो ये एआई स्पेशली जो दिमाग, किसी व्यक्ति के दिमाग में गतिविधियां चल रही हैं उसको टेक्स्ट में बदल सकता है। यानी सिर्फ एक्टिविटी के माध्यम को एक सर्च करके ही, एक्टिविटी के जो माध्यम है किसी व्यक्ति का उसको पढ़कर ही ये उसको टेक्स्ट में बदल सकता है। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम विकसित किया गया है टेक्सास यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के द्वारा। और स्पेशली इसको, ये एक नया सिस्टम है जिसको fMRI स्नैकर का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद किसी शख्स के दिमाग की, किसी व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन किया जाएगा। अमेरिका के जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति मरणासन है या मरने की स्थिति में है उनके जब दिमाग की गतिविधियों का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि उनके दिमाग की गतिविधियां बढ़ जाती हैं उस टाइम पीरियड में। और इसके लिए उन्होंने 4 ऐसे व्यक्तियों को लिया जो कोमा में गए हुए थे और जब इन 4 व्यक्तियों को वेंटिलेटर से हटाया गया तो ये देखा गया कि उनके दिमाग की गतिविधियां और साथ में ही जो उनका हार्ट रेट है वो बढ़ गया है वेंटिलेटर से हटते ही। तो इस सेशन में इतना ही साथियों, फिर से मुलाकात होगी कल की अपनी क्लास में। मैं मिलूंगी 5 मई के करंट अफेयर के साथ में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ये वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक मैं इसको पहुँचाना चाहती हूँ या ऐसे लोगों तक पहुँचे जिनको इस तरीके के कंटेंट के मटेरियल की ज़रूरत है। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको उसके माध्यम से ही मिल पाएगी। टेलीग्राम के लिंक को भी, और टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है उसको भी आप देख सकते हैं क्योंकि जो भी मटेरियल है उसको हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में। तब तक के लिए कल फिर मुलाकात करेंगे। खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।